नमस्कार, बायजूस आईएएस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम द हिंदू समाचार पत्र में 9 फरवरी 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेंगे। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं पहले समाचार को। पहला समाचार है ट्रबल्ड माउंटेन। इस समाचार को द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 3 के खंड पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन से है। हाल ही में उत्तराखंड में जो आकस्मिक बाढ़ हमें देखने को मिली, पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के बीच ये चर्चा चल रही है कि आखिर इसका मुख्य कारण क्या था। शुरुआती समय में इस बात को कहा गया कि यहाँ पर ग्लेशियर के द्वारा एक झील बनी और वो झील अचानक से फट गई, जिसकी वजह से यहाँ पर इस बाढ़ को देखा गया। लेकिन इस बात के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए और इसमें केंद्रीय जल आयोग CWC के जो प्रमाण हैं, जो साक्ष्य हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। देखिए, CWC एक ऐसी संस्था है जो प्रत्येक माह, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक माह हिमालय के क्षेत्र में जो ग्लेशियर हैं, उनमें जो बनने वाली झीलें हैं, उन पर एक रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट इसरो के सहयोग से जारी की जाती है क्योंकि सैटेलाइट डेटा इसरो ही उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर किसी किस्म के ग्लेशियर के द्वारा बनने वाली झील के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, ग्लेशियर झील क्या होती है? कोई ग्लेशियर है, बर्फ पिघल रही है, पानी बन रहा है और मलबा है। मलबे के कारण वो पानी वहां पर जमा होता जा रहा है। बर्फ के पिघलने से वो पानी लगातार इकट्ठा होता जा रहा है और अचानक किसी कारणवश वो पानी नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहां से एक आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, एक फ्लैश फ्लड आ जाती है। इसको हम लोग GLOF भी कहते हैं। इसको आप ऐसे ही समझेंगे, GLOF। इसका मतलब होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, की ग्लेशियर के कारण बनी हुई झील के फटने के कारण आई हुई बाढ़। लेकिन इस बात के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसको प्रमाणित किया है केंद्रीय जल आयोग। अब यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि इस बाढ़ के प्रमुख कारण जो हैं वो होगा लैंड स्लिप। अभी तक जो कहा जा रहा है मैं वो बता रहा हूं आपकी। यहाँ पर जमीन कमजोर हुई, जमीन के ऊपर में बर्फ की चादर थी और ऐसे में वो मलबा, वो सारी बर्फ एकदम से जो है नीचे की तरफ आ गए, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। अब जरा आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आकस्मिक बाढ़ क्या होती है। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप नाम को देखिए, आकस्मिक बाढ़ की लघु अवधि में आई हुई बाढ़ जिसमें जल की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है और इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इसके कारणों की बात करें हम लोग तो अधिक बारिश, बादल फटना, ध्यान रखिएगा बादल फटना भी एक किस्म की बारिश ही होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बादल फटने की परिभाषा की बात करें तो 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश हो जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बादल फटना। ग्लेशियर झील जो मैंने अभी आपको बताया, तटबंधों का टूटना आदि कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ की घटना घट सकती है। अब यहाँ पर इस घटना के कारण जो परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, जरा उन पर निगाह डाल लेते हैं। रैनी गांव के निकट ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना, ये छोटी जल विद्युत परियोजना है। ध्यान रखिएगा, छोटी जल विद्युत परियोजनाएं वो परियोजनाएं होती हैं जिनका आकार 25 मेगावाट से क्या होता है? कम होता है। छोटी जल विद्युत परियोजनाएं जो होती हैं वो ये वाली होती हैं जिनका आकार 25 मेगावाट से कम होता है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अच्छा भाई, इसके अलावा NTPC का तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो कि 520 मेगावाट की थी, ये परियोजना NTPC की पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब यहाँ पर जरा केंद्रीय जल आयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। देखिए, केंद्रीय जल आयोग जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, आजादी के पहले हुई थी 1945 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह पर। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि प्रत्येक माह ग्लेशियर के ऊपर में अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए केंद्रीय जल आयोग, ध्यान रखेंगे इसका। अब यहाँ पर जरा इन नदियों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, आपकी परीक्षा में पहले भी नदियां,
ग्लेशियर, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब चूंकि ये बड़ी घटना घट गई है तो ऐसे में मेरी सलाह होगी आप सभी लोगों को कि हिमालय के क्षेत्र में स्थित प्रमुख ग्लेशियर और उनसे निकलने वाली नदियों के संबंध में जानकारी को दुरुस्त कर लीजिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि धौली गंगा आपको दिख रही होगी, यहां पे धौली गंगा और ये धारा जो नीले रंग की आ रही है ये अलकनंदा है। ये दोनों मिलते हैं कहां पर है? विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। अच्छा भाई, धौली गंगा की जो उत्पत्ति है वो होती है वसुधरा ताल से। धौली गंगा रेनी ये गांव का नाम है, जगह का नाम है, इसके निकट ऋषि गंगा से मिलती है और धौली गंगा अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये दोनों नदियां विष्णुप्रयाग में जाकर के मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, जो पंच प्रयाग हैं उत्तराखंड के, वहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि विष्णुप्रयाग है, नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है और यहां पर देखिएगा आप लोग विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिल रही हैं। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, ध्यान रखना नंदाकिनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, नंदाकिनी है, मंदाकिनी इधर है। ठीक है भाई, नंदाकिनी मंदाकिनी अलग अलग है। अच्छा भाई, इसके अलावा कर्णप्रयाग में कौन कौन मिल रहा है भाई? पिंडर गंगा आ रही है इधर से और अलकनंदा आ रही है इधर से, दोनों मिल रही हैं कर्णप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में कौन मिल रहा है? अलकनंदा और मंदाकिनी। और देवप्रयाग में कौन मिल रहा है? भागीरथी और कौन इधर से आ रही है? अलकनंदा। ठीक है भाई, तो ये पंच प्रयाग हैं, जरा पंच प्रयागों पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अब हमारे सामने एक मुद्दा यहां पर यह है कि हिमालय के अंदर में जो पर्वत हैं उनका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम सतत विकास के संदर्भ में उनके संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे तो हमें निश्चित रूप से ऐसी आपदाएं भविष्य में भी देखने को मिलेंगी। मेरे कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सतत विकास को ध्यान में रखकर ही हिमालय के क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। हिमालय में तेजी से जो बांध बनाए जा रहे हैं वो हिमालयी क्षेत्र में कई अन्य आपदाओं को निमंत्रण दे सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। पर्वतों की कई सारी जो है श्रेणियां होती हैं, इनमें से वलित पर्वत इस तरीके के कुछ होते हैं, इस तरीके से होते हैं वलित पर्वत। तेथिस ओशन के जो जमाव थे उनके अचानक से ऊपर उठने की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण इस पर्वत का निर्माण हुआ है और दुनिया के सबसे युवा पर्वतों में से एक है ये हिमालय, और इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हाल ही में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की एक सबसे बड़ी चोटी है उसकी ऊंचाई बढ़ गई है और इसकी वजह से, जो कि नवीन युवा पर्वत है, तो यहाँ पर भूकंप की गतिविधियां अधिक हैं। और टिहरी बांध एक भूकंप क्षेत्र में स्थित है। 1991 में यहाँ पर एक भूकंप आ भी चुका है। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ इस बात के प्रमाण है कि हिमालयी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को हमें पर्यावरण पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को देख करके ही आगे बढ़ाना होगा। एक शोध के अनुसार आने वाले कुछ दशकों में हिमालय में हर 32 किलोमीटर पर एक बांध होगा। यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए तो लाभकारी है, स्वच्छ ऊर्जा तो मिल जाएगी हमको, लेकिन हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि हमें क्या लागत उठानी पड़ी, हमें उससे क्या परिणाम भुगतने पड़े, पर्यावरण पर उसकी असर क्या पड़े और हमें प्राप्त क्या हुआ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हिमालय के क्षेत्र में जो विकासात्मक गतिविधियां चलाई गई हैं, बांध बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं, इनकी वजह से जैव विविधता को बहुत हानि हुई है, जंगल काटे गए हैं, आवास की हानि हुई है। इसके अलावा बांध के निचले प्रवाह क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन को खतरा पैदा हुआ है। लोगों के विस्थापन की समस्या का अभी तक हम कोई जो है स्थायी रूप से समाधान कर नहीं पाए हैं। इसमें एक और मुद्दा है बांधों के डिजाइन का और उनके जीवन काल का। देखिए, भारत के अंदर में आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे बांध होंगे जिनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे बांध उपस्थित हैं जिनका जीवन काल समाप्त हो चुका है। और हालिया शोध ये बताते हैं कि भारत में जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं इनके डिजाइन में कुछ तकनीकी खामियां हैं। एक उदाहरण है हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा नंगल बांध, जो कि बहुत बड़ा बांध है। इसमें गाद की समस्या, देखिए नदियां जब हिमालय से नीचे की तरफ उतरती हैं तो उनके साथ में बड़े सारे कंकड़ पत्थर ये सब होते हैं, इसे गाद कहते हैं, और ये बांध में आकर के जमा होती है। अब जब गाद बांध में जमा होगी तो जरा आप सोचिएगा कि जब ये मिट्टी कंकड़ पत्थर सब इकट्ठा हो रहे हैं तो वो जो बांध है उसकी जल धारण की क्षमता क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? निश्चित रूप से घटेगी। और भाखड़ा नंगल बांध में जो अनुमान लगाया गया था गाद का वो 140% अधिक है। तो आप समझिए कि जो डिजाइन इसका बनाया गया था इस बांध का, निश्चित रूप से उस डिजाइन में कुछ खामियां रही होंगी, इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप में अगर हम लोग कहें तो चिपको आंदोलन के समय, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड के अंदर में, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी,
चंडीलाल भट्ट आदि के माध्यम से, तो वो लगातार इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि हिमालय के पर्वतों में अधिक मानवीय गतिविधियां खतरनाक है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय लेखांकन, ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय लेखांकन इस दिशा में एक अच्छा प्रयास हो सकता है कि हमने जो विकास गतिविधियां अपनाई उनका पर्यावरण के ऊपर में क्या असर पड़ा, विकास परियोजनाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों का जो अध्ययन है वो इस समय जो है समय की मांग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला समाचार है वो है बजट नॉट फॉर द एनवायरनमेंट। इस समाचार के माध्यम से इस बात को बताया गया है कि वर्तमान बजट में पर्यावरण के संबंध में कुछ बहुत प्रयास नहीं किए गए हैं। इस समाचार का संबंध भी आपके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 3 के खंड पर्यावरण और पारिस्थितिकी के साथ में है। देखिए, वर्तमान बजट में पर्यावरण से जुड़े विषयों पर धन का आवंटन कम किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन कुल आवंटन के प्रतिशत के रूप में लगातार कम होता गया है और ये इस बात को दिखाता है कि सरकारी घोषणाएं क्या है और सरकार के द्वारा जमीन पर क्या काम किए जा रहे हैं उसके बीच के अंतर को यह दिखाता है। और दूसरी ओर यदि गंगा सफाई अभियान के लिए आवंटन में वृद्धि की जाती है तो इसमें कई किस्म की कमियां और भ्रष्टाचार मौजूद है। सरकार अब यह तर्क दे सकती है कि सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाले क्षेत्रों में पर्याप्त धन आवंटित किया गया है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिए 3500 करोड़ दिए गए हैं, डीप ओशन मिशन के लिए कि जो समंदरों के अंदर में जैव विविधता है उसकी रक्षा के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, शहरी पेयजल के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा हाल के समय में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर सराहना भी प्राप्त हुई है। लेकिन अब यहीं पर एक विरोधाभास भी है। क्या है विरोधाभास? विरोधाभास यहां पर है कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए हमारे पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। अब ध्यान रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसको हम समाप्त कैसे करेंगे, हमारे पास कोई स्पष्ट योजना नहीं दिखाई पड़ती है। कोयला खनन और थर्मल पावर को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चित रूप से कोयला खनन और थर्मल पावर पर्यावरण के लिए एक समस्या है। जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि जल विद्युत परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर नकारात्मक पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभाव होते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा की कि जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। विस्थापन की समस्या, वनों को काटे जाने की समस्या, वनों के जो है डूब क्षेत्र में आने की समस्या, जो वहां पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके आवास का नुकसान होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है। ये सारी बड़ी समस्याएं हैं जो कि जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित हैं। लेकिन जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान बजट में ऊर्जा की मांग को नियंत्रित करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। डीप ओशन मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी ऐसे मंत्रालयों को दी गई है जैसे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। अब ये ऐसे संस्थान हैं जिनका पर्यावरण के संरक्षण में कोई प्रत्यक्ष योगदान है नहीं, इनकी विशेषज्ञता नहीं है इसमें। तो ऐसे में लेखक ये कह रहा है कि इस मिशन के जो ये डीप ओशन मिशन है, जिसका उद्देश्य बताया गया है कि जैव विविधता की रक्षा की जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि यह गहरे समुद्र में खनन की योजना बन जाए, कि गहरे समुद्र के अंदर में जो तत्व उपलब्ध हैं, जो मिनरल्स उपलब्ध हैं, उनके खनन की योजना कहीं ऐसा ना हो या बन जाए। अब इसमें राह क्या हो सकती है आगे देखिए। विकास जो है सभी समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विकास हमारे समक्ष सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है, लेकिन ऐसा है नहीं। महामारी के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान भविष्य की एक बड़ी राह हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण यहां पर एक कीवर्ड है। अब यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है मुख्य परीक्षा के लिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को सतत विकास से जोड़ने की आवश्यकता है। इन कीवर्ड्स पर बहुत ध्यान रखिएगा। विकास की गतिविधियों को सतत विकास से जोड़ने की आवश्यकता है। गांधी का कथन, ये पृथ्वी मनुष्य की जरूरतों को पूर्ण कर सकती है किंतु मनुष्य के लालच को पूर्ण नहीं कर सकती है, इस संदर्भ में विवेचना कीजिए। जैसा कि मैंने अभी 10 से 15 मिनट की अपनी चर्चा में आपको लगातार यह बताया कि विकास परियोजनाओं को संतुलित बनाने की आवश्यकता है।
इसी संदर्भ में आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। और हम बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ, और अगला आलेख है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इंडियाज नेपिता डिलेमा। ये तो धर्म संकट वाली बात हो गई भारत के लिए। देखिए, इस समाचार का संबंध है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ में। ठीक है भाई, और एक हद तक ये जो है आंतरिक सुरक्षा, जो हमारा सीमा सुरक्षा का जो तंत्र है, उसके साथ में भी जुड़ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक तस्वीर है आपके सामने। ये सेना के जनरल साहब हैं मिन ऑन्ग, और ये आंग सान सू की, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की मुखिया। अब आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया है। आंग सान सू की जिस पद पर थी उसे स्टेट काउंसलर का दर्जा दिया गया था। एक नया पद बनाया गया था कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से, लेकिन वास्तव में सत्ता इन्हीं के हाथों में थी और इनको कर दिया गया है कैद। इन्हें कर दिया है कैद जनरल साहब ने। क्यों कैद कर दिया है जनरल साहब ने? कैद इसलिए कर दिया है कि म्यांमार में नवंबर 2020 में हुए थे चुनाव। ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि आंग सान सू की पार्टी है, उसको शानदार विजय प्राप्त हुई। करीब 82% सीटों पर उसको विजय मिली, लेकिन सेना के द्वारा समर्थित पार्टी है यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। अब इसने ये बोला, सेना द्वारा समर्थित इस पार्टी यूएसडीपी ने कहा कि चुनावों में धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने म्यांमार के मना किया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसे में सेना ने बगैर कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किए, भाई अगर धांधली हुई थी सबूत प्रस्तुत कीजिए, लेकिन बिना कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किए ही एनएलडी को सत्ता से हटा दिया गया, उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, और म्यांमार सरकार की जो वास्तविक प्रमुख थी आंग सान सू की, उनको भी कैद कर दिया गया। एक बात मैं आपको और बता दूं, म्यांमार के अंदर में जुंटा शासन कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी म्यांमार के अंदर में जुंटा शासन आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जुंटा शासन क्या होता है? जुंटा शासन होता है सेना का शासन। इस शब्दावली पर जरा आप लोग निगाह रखेंगे, सेना का शासन, उसे जुंटा शासन कहते हैं। अब भारत की समस्या क्या है, जरा उस पर आप निगाह डालिए। देखिए, पिछले 10 साल के अंदर में भारत ने नेपाल के संदर्भ में एक सुविधाजनक स्थिति, कंफर्ट जोन एक हासिल कर लिया था, लेकिन अब ये जो तख्ता पलट हो गया है, इसने भारत की स्थिति को पलट कर रख दिया है। अब भारत तात्कालिक और दीर्घकालिक रूप में म्यांमार के संबंध में कौन सी रणनीति बनाएगा, ये देखने वाला होगा। देखो, नेपिता म्यांमार की राजधानी है, जरा इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि पीछे चले जाएंगे। जी हाँ, जैसे आंग सान सू की के ऊपर में एक आरोप लगा था कि म्यांमार के अंदर में जो अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय है, उनकी रक्षा न करने के आरोप थे आंग सान सू की के ऊपर में। अब वो आरोप पीछे हो जाएंगे और वो लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में देखी जाएंगी। इसके अलावा तत्मडा, ध्यान रखेंगे म्यांमार की सेना को स्थानीय रूप से तत्मडा कहा जाता है, और इसको लाभ होगा, सत्ता की प्राप्ति हो गई भाई, सत्ता में आ गए वो तो। इसके अलावा चीन, जो कि आंग सान सू की के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, तात्कालिक रूप से उसकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर बुरा असर होगा। देखिए, अब ये लेखक के अपने निजी विचार हैं, लेकिन जो हमने समाचार पत्रों में हालिया दिनों में देखा है, वहां पर हमें यह भी दिखाई पड़ा है कि कहीं ना कहीं ये जो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, उसके पीछे चीन का भी एक हाथ है। लेकिन अब ये है या नहीं है, भविष्य की बात है। लेकिन इस आलेखों में इस बात की चर्चा की गई है, वैश्विक दबाव अगर जुंटा के ऊपर बढ़ा, जुंटा मतलब म्यांमार का सैन्य शासन, तब वो निश्चित रूप से चीन के करीब जा सकता है। अगर हम दीर्घकालिक रूप से देखें तो चीन को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन सबसे विचित्र स्थिति है, देखिए, तख्ता पलट के तुरंत बाद भारत ने म्यांमार की राजनीतिक स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून के शासन को बरकरार रखना चाहिए। बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया यहां पर दी गई है नई दिल्ली के द्वारा। क्यों? क्योंकि नई दिल्ली लोकतंत्र की समर्थक तो है, लेकिन म्यांमार की सेना का भी हमको हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग मिलता रहा है। जी हां, ध्यान रखिएगा इस बात को। पूर्वोत्तर भारत के जो विद्रोही समूह रहे हैं, ठीक है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित करने में म्यांमार की सेना की सहायता हमको मिलती रही है, और ऐसे में भारत ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाहेगा जिसकी वजह से म्यांमार की सेना से उसके संबंध खराब हों।
तो ये बिल्कुल भी व्यवहार्य बात नहीं होगी। इसके अलावा भारत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि म्यांमार के अंदर में जो भारत के कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं उन पर कोई नकारात्मक असर ना आए। जैसे कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का विकास किया जा रहा है, जो कि हमको दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र को, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके साथ आसानी से जोड़ देंगे। इसके अलावा सितवे बंदरगाह के पास में भारत एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को भी विकसित कर रहा है। अब जरा आप लोग इस मानचित्र पर निगाह डालिए। देखिए, आप यहां पर हमारा ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है भाई। तो अब यहां पर समंदर से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो है, सितवे बंदरगाह से होते हुए हम मिजोरम के अपने क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को बना सकते हैं। और इसमें समय कम लगेगा, ऊर्जा की खपत कम होगी, क्योंकि अगर हम ये घूम करके यहां तक जाएंगे तो हमें बहुत अधिक समय लगेगा, हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर हम म्यांमार के रास्ते जो है, पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं, हमारा मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, तो यहां पर हम आसानी से पहुंच बना सकते हैं। इसके अलावा जो नागालैंड का जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर में जो अलगाववादी समूह हैं, इनको भी नियंत्रित करने में हमें म्यांमार की सेना की मदद मिलती रही है। तो हमें इन सब मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है रोहिंग्याओं का मुद्दा। देखिए, रोहिंग्या म्यांमार के अंदर में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग है, उन्हें रोहिंग्या कहा जाता है, जैसे चीन के अंदर में उइघर हैं। अच्छा भाई, अब रोहिंग्याओं के ऊपर में म्यांमार की सेना के द्वारा अतीत में अत्याचार किए गए हैं, पिछले वर्षों में भी अत्याचार किए गए हैं, जिसकी वजह से रोहिंग्याओं का पलायन हुआ है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर म्यांमार की सेना बेलगाम हो जाती है, रोहिंग्याओं के ऊपर में पुनः अत्याचार करती है, तो रोहिंग्या शरणार्थियों का भारत में आना पुनः शुरू हो जाएगा, जो कि भारत के लिए एक समस्या बन सकता है। लेकिन लेखक यहां पर यह कहते हैं कि हो सकता है कि जो म्यांमार का सैन्य शासन है, वो वैश्विक समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए रोहिंग्याओं पर अत्याचार ना करे। और अगर जुंटा शासन रोहिंग्याओं पर अत्याचार नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से भारत की समस्याएं थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई पड़ेंगी। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न संख्या 2 की बात जरा करते हैं हम लोग। भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की लगातार कमजोर होती स्थिति भारत के समक्ष किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, चर्चा कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, निश्चित रूप से आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा आपकी नेपाल के अंदर में भी लोकतंत्र पर खतरे के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। म्यांमार के अंदर में तख्ता पलट हो ही चुका है। श्रीलंका के अंदर में 2 भाइयों की सरकार है। पाकिस्तान और चीन की स्थिति आपसे छिपी हुई है नहीं, तो ले देकर के एक भारत दिखाई पड़ता है और पड़ोस में बांग्लादेश है, जहां पर लोकतंत्र चल रहा है। तो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याएं आती हैं, तो निश्चित रूप से भारत के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिन पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप्स इन द जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ पहला कदम। इसका संबंध है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 के सामाजिक जो मुद्दे हैं उस खंड से। देखिए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में भारत सरकार को निश्चित रूप से अपने व्यय बढ़ाने होंगे। हालांकि स्वास्थ्य के ऊपर में जो इस बजट में व्यय है वो 137% तक बढ़ा दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 लाख करोड़ से अधिक का व्यय सरकार के द्वारा किया जा रहा है इस बजट। लेकिन लेखक ने कुछ और आंकड़े भी हमारे सामने रखे हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत रुचिकर हैं। देखिए, जब महामारी आई भारत के अंदर में, तो 2020-21 का जो बजट था, ठीक है, उसमें 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2020-21 के बजट में ये आवंटित किए गए थे। लेकिन वास्तविकता में हमारा जो खर्चा हुआ वो कितना खर्चा हुआ? करीब 83,000 करोड़ हमने खर्च किए 20-21 के वित्तीय वर्ष में। ठीक है भाई, ये वास्तव में खर्चा हुआ 2020-21 में। ध्यान रखना, ये आवंटन किया गया था और खर्चा हुआ है कितना? लगभग 83,000 करोड़ का। अब जरा 2021-22 की तरफ आप लोग आ जाओ।
2020-21 में 67,000 करोड़ रुपीस इश्यू किए गए थे, आवंटित किए गए थे। और 21-22 का अगर आप बजट देखें तो यहां पर लगभग 74,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लेकिन अब जरा आप कुछ आंकड़े मिलाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, कि 2020-21 में आवंटन इतना था लेकिन वास्तविकता में जो खर्चा हुआ था वो करीब 83,000 करोड़ रुपए था। अब सरकार ये कह रही है कि देखिए साहब, हमने 74,000 करोड़ के आसपास जो है इस बजट में जारी किए हैं स्वास्थ्य के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाला आंकड़ा है इससे तो अधिक है, लेकिन जो 2020-21 का जो वास्तविक खर्चा था, जरा ध्यान रखना, 2020-21 का जो वास्तविक खर्चा था लगभग 83,000 करोड़ रुपए, उससे तो कम है। अब यहां पर आंकड़ों की जादूगरी आपको समझ में आ गई होगी कि 2020-21 में अनुमान था 67,000 करोड़ खर्च करेंगे, अनुमान था, लेकिन वास्तविकता में कितना खर्च हुआ? 83,000 करोड़ खर्च हुआ। और 2021-22 के लिए अगर हम देखें तो ये जो वास्तविक खर्चा हुआ था 20-21 में उससे कम है। जी हां, तो ऐसे में कई सारे विशेषज्ञ ये जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब हमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में अपने खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है इस महामारी के संदर्भ में, तो हम इस खर्चे को घटा रहे हैं। और सरकार आंकड़ों की जादूगरी करके हमें दिखा रही है कि 137% की वृद्धि हुई है। अच्छा भाई, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को आरंभ किया गया है। 6 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके ऊपर में। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वेलनेस केंद्रों का विकास किया जाएगा इसके माध्यम से। इसके अलावा 15 स्वास्थ्य इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्र, 4 मोबाइल अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, WHO के दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, इन सब की स्थापना की जाएगी ताकि अगर वैश्विक स्तर पर कोई बीमारी देखने को मिलती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में अच्छे से समन्वय स्थापित किया जा सके और जैसी समस्याएं हमें कोविड-19 महामारी में देखने को मिली ऐसी समस्याओं को अवॉइड किया जा सके भविष्य में। इसके अलावा 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन के माध्यम से जो है 50,000 बच्चों की मौतों को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। और अब ये जो है भारत में वर्तमान में जो है 5 राज्यों में इस वैक्सीन को दिया जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो न्यूमोकोकल नाम का जो है एक बीमारी है, यह बीमारी फेफड़ों के संक्रमण से संबंधित है। एक गंभीर किस्म का निमोनिया हो जाता है जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को महज 6,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और लेखक इस पर एक प्रश्न खड़ा करता है। लेखक कहता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर भारत के लगभग 50 करोड़ लोग निर्भर हैं। 50 करोड़ लोग निर्भर हैं और इसमें इतना कम आवंटन, और ऐसे में जब हमें स्वास्थ्य पर अपने खर्च को और बढ़ाने की आवश्यकता है तो इस खर्च को जो है 6,400 करोड़ रखा गया महज। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भारत में परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार जीवन यापन करते हैं उनको 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाता है, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। अब धन के कम आवंटन के कारण जो अन्य लाभकारी योजनाएं हैं वो भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभवतया असफल होंगी और ऐसे में योजनाओं की फिर से ब्रांडिंग की जाएगी लेकिन सार्वभौमिक स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। अगला मुद्दा है लॉ एंड कॉम्पैशन। देखिए, इस मुद्दे का जो घटनाक्रम है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। मुद्दे का जो घटनाक्रम है ना वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों को क्षमादान से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के जो राज्यपाल महोदय हैं उनके सामने राजीव गांधी जी की हत्या में जो लोग शामिल थे उनको क्षमादान देने का मुद्दा लाया गया था, लेकिन तमिलनाडु के जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। अब लेखक यहां पर कानून और करुणा को जोड़ करके
हमारे सामने रख रहा है। और इसी में हम लोग जो तकनीकी बातें हैं हमारी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है हम उन पर ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161। देखिए, अनुच्छेद 72 जो है इसका संबंध है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के साथ में, और अनुच्छेद 161 का संबंध है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से। अब राष्ट्रपति की अगर हम क्षमादान शक्ति की बात करें तो ये 5 तरह की हमको दिखाई पड़ती हैं। क्षमा का मतलब है कि किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से माफ कर देना, सभी सजा दंड सब माफ। फिर होता है लघुकरण या कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि एक हल्की सजा के द्वारा पुरानी सजा को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि मौत की सजा की जगह पर कठोर कारावास दे दिया गया, या कठोर कारावास था तो उसकी अवधि को घटा दिया गया, या कठोर शब्द को यहां से हटा दिया गया, सिर्फ साधारण कारावास कर दिया गया। तो ये लघुकरण है, सजा का जो पुराना कठोर स्वरूप था उसे हल्का कर दिया गया। इसके अलावा परिहार है, सजा के चरित्र को बदले बिना सजा की अवधि को कम करने के विषय में यह काम करता है। जैसे कि 2 वर्ष का कठोर कारावास था तो अब उसे कर दिया गया है 1 वर्ष के कठोर कारावास में। और जो राजीव गांधी के जो हत्या के अपराध में जिन लोगों को जेल हुई है वहां पर मुद्दा है परिहार का, रेमिशन का मुद्दा है कि लगभग 30 वर्ष से ये लोग जेल में हैं। तो अब यहां पर मुद्दा उठा कि क्या इन्हें माफी दी जा सकती है ऐसे लोगों को। अच्छा भाई, इसके अलावा जो अगला मुद्दा है वो है इसमें विराम का और प्रविलंबन का। अब विराम में क्या है, यह मूल रूप से कुछ विशेष तथ्य के कारण दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है। देखो, मुख्य रूप से विशेष तथ्य में जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है मानवीय। वो शब्द है मानवीय आधार। जैसे कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, गर्भ धारण किया हुआ है, तो ऐसे में उस महिला के अपराधों के कारण उस नन्ही सी जान को जो इस दुनिया में भी नहीं आई है उसे दंड क्यों मिले। इसके अलावा प्रविलंबन जो है एक अस्थायी अवधि के लिए सजा का जो एग्जीक्यूशन है, निष्पादन है, उसको रोक दिया जाता है। ये जो है ऐसा नहीं कि इसमें कोई माफी मिल रही है। जैसे कि घर में किसी के शादी ब्याह है, किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो इस सब आधारों पर जो है प्रविलंबन कर दिया जाता है। तो खास तौर पे मौत की सजा के मामले में जो है कि एक अस्थायी रोक है ये सजा को एग्जीक्यूट करने में, निष्पादित करने में। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए, अगर हम लोग बात करें राज्यपाल के संदर्भ में, अनुच्छेद 161 के संदर्भ में, तो राज्यपाल जो है किसी व्यक्ति को रेमिशन मैंने बताया था अभी आपको, परिहार कर सकते हैं राज्यपाल। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल परिहार की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं? ऐसे मुद्दों पर जिनका संबंध है राज्य सूची के विषयों से या संवर्ती सूची के विषयों से। किससे? संवर्ती सूची के विषयों से। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, संवर्ती सूची के केवल उन्हीं विषयों से जिनका टकराव केंद्र के साथ में नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, तो अब यहां पर लेखक यह कहता है कि यहां पर जो राज्यपाल महोदय थे वो अपने परिहार की शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, ऐसा लेखक का कहना है इस आलेख में। देखिए, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई, लेकिन परिहार कर सकते हैं। और लेकिन राज्यपाल ने इस घटनाक्रम को राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया है। और ऐसे में लेखक ये सवाल खड़े करता है कि क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि निकट भविष्य में तमिलनाडु में चुनाव भी संपन्न होने हैं। तो लेखक यहां पर कहता है कि हमें कानूनों का प्रयोग राजनीति करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि कानूनों को हमें करुणा के साथ में जोड़ कर देखना चाहिए। ठीक है भाई, ये हमारे लिए मुद्दे थे यहां पर समझने के लिए। तो यहां पर आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन निकल सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन निकल सकता है यहां से। तो इसको ध्यान से देख लेंगे आप लोग।
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण समाचार हैं जरा उन पर निगाह डाल लेते हैं हम लोग। ब्रंट क्रूड के जो प्राइस हैं, दाम हैं, वो बढ़ गए हैं और ऐसे में जो है इसकी जो सप्लाई है वो उसमें कटौती की गई है, ठीक है, और इसके दाम बढ़े हैं यहाँ पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ब्रंट क्रूड के दाम बढ़ गए हैं तो हमें क्या दिक्कत है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रंट क्रूड है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। अतीत में ब्रंट क्रूड से 2011 में प्रश्न पूछा गया है और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से पिछले 1-2 सालों में प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है भाई। तो जरा हम लोग देखते हैं कि भाई ब्रंट क्रूड है क्या। सबसे पहले एक प्रश्न को देख लेते हैं कि ब्रंट क्रूड ऑयल एक प्रकार का स्वीट क्रूड ऑयल है। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। सत्य कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। देखिए, ब्रंट क्रूड ऑयल एक प्रकार का स्वीट क्रूड ऑयल है, बिल्कुल सच बात है। स्वीट क्रूड ऑयल वो होते हैं जिनमें सल्फर की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है भाई। और इसका जो जवाब है वो है दोनों कथन सही हैं, क्योंकि ओपेक एक स्थायी एक अंतर सरकारी संगठन है। ओपेक की बात भी अभी हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ में। सबसे पहले आप लोग जरा ब्रंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को देख लीजिए। देखिए, ब्रंट क्रूड जो है इसका उत्पादन उत्तरी सागर में, ये यूरोप का क्षेत्र है, यहां पर होता है, ठीक है भाई। नॉर्वे के क्षेत्र हैं, यूरोप के क्षेत्र हैं, यहां पर होता है। और जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, इसके जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से अमेरिका में स्थित है। अब जो क्रूड ऑयल है वो दो तरह का दिखाई पड़ता है, सोर और स्वीट। सोर क्रूड ऑयल वो होता है जिसमें सल्फर की मात्रा उच्च होती है और स्वीट क्रूड ऑयल वो होता है जिसमें सल्फर की मात्रा निम्न होती है, ठीक है भाई। ध्यान रखना इन सारे पॉइंट्स को आप लोग। ओपेक जो है संगठन, ये पूरी दुनिया के अंदर में जो पेट्रोलियम के उत्पादक देश है, जरा नाम देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, निर्यात करने वाले देश, उत्पादक देश, इसके अलावा जो उपभोक्ता राष्ट्र हैं, ठीक है, इनके मध्य एक ब्रिज का काम करता है ओपेक, कि कच्चे तेल का उत्पादन इस तरीके से हो कि कीमतें उचित हों और स्थिर बनी रहे, और जो उपभोक्ता राष्ट्र हैं उनकी ऊर्जा सुरक्षा भी बनी रहे। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी इराक के बगदाद के अंदर में, ठीक है। संस्थापक सदस्य जो हैं उनके नाम देख लीजिएगा, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और इसका जो मुख्यालय है वो 1965 से वियना में जो है, वियना ऑस्ट्रिया के जो है राजधानी वियना में स्थित है। लाल किले पर जो एक हंगामा हुआ 26 जनवरी पर, इसके लिए जो है कांग्रेस ने कहा है कि भाई एक संयुक्त संसदीय दल बनना चाहिए, एक जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए। जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है आप लोगों के लिए ये। जेपीसी क्या है? देखिए, जेपीसी एक तदर्थ समिति होती है। संसद के अंदर में जो समितियां होती हैं, कुछ समितियां होती हैं स्थायी समितियां, ठीक है भाई, जो कि हमेशा काम करती हैं, जैसे कि प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, सब समितियां स्थायी समितियां हैं। तदर्थ समितियां वो होती हैं जो कि एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं, उसके बाद वो भंग हो जाती हैं। अच्छा, अब जेपीसी जो है इसका गठन अनेक दलों के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इसमें अनेक दलों के लोग शामिल होते हैं। समिति के सदस्यों की संख्या, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन एक सामान्य आंकड़ा रहता है कि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा से दुगने लोग लिए जाते हैं, कि मतलब अगर यहां से 1 मेंबर है तो फिर यहां से 2 मेंबर होंगे, ठीक है। अब तक बनी संयुक्त संसदीय समितियों पर अगर निगाह डालें तो आप लोग लिस्ट पूरी देख सकते हैं। बोफोर्स तोप है, बैंकिंग लेन देन अनियमितता है, स्टॉक मार्केट घोटाला है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशकों का मामला हो, 2G स्पेक्ट्रम मामला हो 2011 वाला, वीवीआईपी चॉपर घोटाला 2013 वाला, 2015 में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया। हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकला। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और 2016 में जो अंतिम जेपीसी बनी थी वो बनी थी एनआरसी के
मुद्दे पर, नागरिकता रजिस्टर के मुद्दे पर। श्रीलंका क्लियर्स चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट। अब देखिए, अभी कोलंबो के आसपास के क्षेत्रों में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत, जापान और श्रीलंका के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को श्रीलंका सरकार के द्वारा रद्द किया जा चुका है, ये पता है हम लोगों को। और अभी चीन की एक ऊर्जा कंपनी को तमिलनाडु से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है कुछ द्वीप है यहाँ पर, जहां पर उन्हें एक परियोजना की मंजूरी श्रीलंका की सरकार के द्वारा दे दी गई है। और निश्चित रूप से देखो, अब ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, यहाँ पर द्वीप जो है वो द्वीप महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे लिए, और इनको प्रश्नों के माध्यम से आप समझिए। देखिए, ये द्वीप कौन कौन से हैं? नैना तीवु, नेदुन तीवु और अनल तीवु, ये द्वीप हैं जो कि पाक खाड़ी में स्थित है। कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उपरोक्त द्वीप भारत में तमिलनाडु के समीप स्थित है। अब जरा ध्यान रखना कि तमिलनाडु के समीप तो स्थित है, लेकिन भारत में स्थित नहीं है। ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है श्रीलंका के अंदर में। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हो गया? जो पहला वाला कथन है केवल वही सही है, ठीक है, ये दूसरा वाला कथन क्या है? गलत है। तो अब इस तरीके से यहां पर प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि यहां पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है ये कहां पर स्थित है, यहां से एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का सत्र आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।